नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं 15 मार्च से लेकर 20 मार्च तक पटवारी में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जहां से प्रश्न एकदम से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, उन्हीं के टॉपिकों को लेकर आए हुए हैं। जैसे कि कौन सी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, आप नंबर 1 पे देख सकते हैं। किनारे कौन कौन से स्थान हैं। अब किनारे से पहले मुझे नदियाँ लिखना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ लिखा नहीं। नदियों के किनारे कौन कौन से शहर हैं, या फिर बांध के किनारे कौन कौन से शहर हैं। इस तरीके के जो प्रश्न आ रहे हैं, उन्हीं को आज हम इसमें कवर करेंगे। पहले तो अपन प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं कि कितनी कैसी क्या है, यानी इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ही अपन चर्चा करते हैं कि कौन सी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो गुफाएं आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सारू मारू गुफा आ गई, या भ्रतहरि की गुफाएं आ गई, बाघ की गुफाएं आ गई। इनसे प्रश्न बार बार आ रहे हैं। नदियों के किनारे आपने देखा, कल वाले जो पेपर था उसमें मंदाकिनी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। इसके पहले नर्मदा के किनारे कौन सा शहर स्थित है, या फिर मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न चारों डेटों में आया हुआ है ये। और विशेष स्थान से प्रश्न की कौन सा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, एक ये भी प्रश्न आ रहा है। केमिस्ट्री के जो रासायनिक सूत्र हैं, जैसे कि एथेनोइक एसिड का सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, इनसे संबंधित एक प्रश्न आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को अपन कवर करते हैं। इनमें से आज अपन लेके आए हुए हैं दो। कौन कौन सी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ये पहला है। और नदियों के किनारे बसे स्थान कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले नदियों वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे, और उसके बाद कौन सी गुफाएं कहाँ स्थित हैं इसको क्लियर करेंगे। बाकी जो क्लासें हैं क्रमशः धीरे धीरे आती रहेंगी। ठीक है, बहुत जल्दी ही आ जाएंगी, हो सकता है कल ही बाकी पूरी डल जाए। और यदि आप लोगों को कोई विशेष टॉपिक की रिक्वायर हो कि सर इस पर एक अलग से क्लास बना दीजिए, तो आप लोग कमेंट में करिएगा। यदि कमेंट में ज़्यादा लोगों ने उसके लिए बोला तो हम उस क्लास को जरूर बना देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त होगी, तो टेलीग्राम से जुड़ना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अपन चालू करते हैं। सबसे पहले ही मध्य प्रदेश की नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है। बिछिया, बिछिया नदी के किनारे देखा जाए तो रीवा शहर स्थित है, या रीवा जिला जो है बिछिया नदी के किनारे पर है। खान नदी के किनारे कौन सा है, इंदौर। खान इंपॉर्टेंट नदी है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर। तो खान किसके किनारे है, इंदौर के। सिवना, ये मंदसौर वाला प्रश्न, ये शायद 17 तारीख में आया हुआ प्रश्न है कि मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिवना के किनारे स्थित है। फिर मंदसौर से ही प्रश्न आ गया था कि मंदोदरी का यह मायका है, कि रावण की सबसे ज़्यादा जो ऊंची प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो भी मंदसौर में ही है। तो मंदसौर से प्रश्न आ चुका है। सिंध नदी, सिंध नदी के अगर किनारे पर देखा जाए तो दतिया हैं और शिवपुरी हैं। कौन कौन से हैं, दतिया और शिवपुरी हैं। सिंध नदी बाद में जाके कहाँ मिल जाती है दोस्तों, चंबल में मिल जाती है। बैन गंगा के किनारे कौन कौन है, तो बैन गंगा के किनारे ही बालाघाट है। माही को अगर देख लिया जाए तो माही नदी के किनारे कौन सा है, तो धार जिला है। कौन सा है, धार जिला। तवा, तवा नदी के किनारे क्या है, एक तो तवा नगर खुद है और दूसरा पचमढ़ी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तवा नगर से प्रश्न अभी कुछ ही पहले आया हुआ था, आप लोगों ने पुरानी जो क्लासें देखी होंगी उसमें ध्यान दिया होगा। तवा नदी पर प्रश्न आ चुका है। तो तवा के किनारे कौन कौन से शहर हैं, इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पचमढ़ी याद रखें, तवा नगर। पचमढ़ी से वैसे ही प्रश्न आ चुका है कि बायोस्फीयर कौन सा है, तो पचमढ़ी आया। पांडवों की गुफाओं से आया था, तो पचमढ़ी उसका आंसर था। तो याद रखिएगा, पचमढ़ी को पढ़कर जाएं, बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। पार्वती, पार्वती नदी के किनारे कौन कौन से हैं, राजगढ़ है, शाजापुर है, आष्टा है। कौन कौन से हैं, राजगढ़ है, शाजापुर है और आष्टा है। क्लियर। काली सिंध के किनारे कौन कौन से हैं, तो देवास है और सारंगपुर है। देवास और सारंगपुर, ये भी याद रखें। छिप्रा नदी, छिप्रा नदी, इसको मैंने ब्लैक में इसलिए कर दिया दोस्तों, यहां से आप ये देख लें कि अभी जो पेपर हो रहा है उसमें उस छिप्रा का जो नाम है वो इस तरीके से लिख रहे हैं, सात शक्कर वाला बना दे रहे हैं। तो आप लोग इससे बिल्कुल ना घबराना, छिप्रा छिप्रा वो एक ही है। क्लियर। चलिए, उज्जैन है इसके किनारे पे और छपरा इसके किनारे पे है। क्लियर। बेतवा के किनारे कौन कौन सी हैं, तो विदिशा है दोस्तों, सांची है, ओरछा है और गुना भी है। यदि यूपी में आ जाएगा तो दोस्तों याद रखिएगा, झांसी भी बेतवा के ही किनारे है, औरैया भी बेतवा के ही किनारे पर है। क्लियर। ताप्ती पे आ जाते हैं। ताप्ती पे यदि देखा जाए तो ताप्ती के किनारे कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुल्ताई है, बैतूल है, बुरहानपुर है। देख रहे हैं ना, बुरहानपुर से तीनों तारीखों में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं बुरहानपुर पे। पहला पूछ लिया मुमताज की कब्र कहाँ है, दूसरा एक और थे शहनवाज करके, उनकी कब्र कहाँ पर है। असीरगढ़ के किले से प्रश्न आ चुका है, और अपन ने काफ़ी चर्चा इसकी पुराने जो क्लासें हैं उनमें की है। ज़्यादा पुरानी नहीं है, दूसरी क्लास जो पुरानी है उसी में इसकी चर्चा की हुई है, तो आप लोग उनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, इसी प्रकार से नेपानगर भी ताप्ती के किनारे ही स्थित है। अब चंबल पर बात कर ली जाए।
चंबल के किनारे कौन कौन है? तो महू चंबल के किनारे है। महू कौन सा क्षेत्र है? वही जहां पर अंबेडकर जी का जन्म हुआ है। अंबेडकर जी के जन्म की वजह से महू काफी प्रसिद्धि में रहा करता है। रतलाम है, रतलाम जहां अंगूर सबसे ज्यादा होते हैं, ये भी चंबल के किनारे है। मंदसौर भी चंबल के किनारे है। आप कहेंगे सर मंदसौर तो सिवना के किनारे है, आप बिल्कुल सही हैं। सिवना चंबल की ही सहायक नदी है। क्लियर, याद रखिएगा। अगर आ जाए तो फिर आपको क्या लगाना है? सिवना है ऑप्शन में तो सिवना लगा देना है। सिवना जब ऑप्शन में नहीं है तब आप मंदसौर में चंबल लगा सकते हैं। शिवपुर इसके किनारे पर है, मुरैना इसके किनारे पर है और नागदा इसके किनारे पर है, याद रखिएगा। क्लियर, चंबल के हो गए अपने। अब अपन देखते हैं नर्मदा सबसे बड़ी नदी पे। तो अमरकंटक है जहां से इसका उद्भव होगा, अमरकंटक है। फिर जबलपुर है, मंडला है, नरसिंहपुर है, होशंगाबाद है, पुनासा है, हनुवंतिया। हनुवंतिया कहाँ पर है दोस्तों? ये खंडवा में है। हनुवंतिया पे प्रश्न आ चुका है, सबसे ज्यादा पतली रेत कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका आंसर हनुवंतिया खंडवा ही था। क्लियर, बड़वानी और ओंकारेश्वर और महेश्वर और ये दूसरी बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये बड़वानी ही है, बड़वानी। क्लियर, चलिए इतने जो जिले हैं या शहर हैं वो नर्मदा के किनारे स्थित हैं। अब अपन आते हैं दोस्तों गुफाओं पर। मध्य प्रदेश की गुफाएं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है दोस्तों, ज़्यादा 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा। इसको आप लोग पूरा देख लें, आपके 2 से 3 नंबर इससे क्लियर हैं, कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आ रही हैं भाई और यही आएंगी। चलिए बाघ की गुफाएं देखें। धार जिले के बाघनी नदी के समीप स्थित है। बाघनी नदी के समीप पर स्थित है। लोकल में उसको बाघनी नदी बोल देते हैं, वैसे उसका सही नाम बाघनी नदी है। क्लियर, बागनी नदी के समीप स्थित है। गुफाओं में कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी हैं? 9, जिनमें से 4 तो हो गई हैं नष्ट और वर्तमान में 5 गुफाएं हैं स्थित। गुफा नंबर 4 को ही रंग महल कहा जाता है। ऐसा आ जाए कि इनमें से किसको या बाघ की गुफाओं में किस नंबर की गुफा को रंग महल कहा जाता है? ऑप्शन में आएगा तो याद रखिएगा 4 नंबर। क्लियर, 4 नंबर। बाकी गुफाओं के अधिकतम चित्र धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब किसी विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते, सभी धर्म उसमें बराबर हैं। यही तो होगा धर्मनिरपेक्ष का मतलब। चलिए, आपने देखा है ना संविधान में धर्मनिरपेक्ष की कितनी अच्छी व्याख्या की गई है। आप जब भी पॉलिटिक्स पढ़ते होंगे या पॉलिटी पढ़ते होंगे, माफ करिए पॉलिटिक्स नहीं पॉलिटी, जब भी आप पढ़ते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि धर्मनिरपेक्ष को उसमें कितने अच्छे से बताया गया है। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से देखा जाए तो उसमें फिर चालबाजियां आ जाती हैं। मैं सिर्फ पॉलिटी या संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। चलिए, आधुनिक समय में इन गुफाओं को पहली बार 1818 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1818 में। क्लियर, माहिष्मती के राजा सुबंधु, सुबंधु ये छोटा सू है, फिर बा है, फिर धा है, धा के नीचे ऊ है, का एक शिलालेख गुफाओं से प्राप्त हुआ है। यह गुफाएं दरअसल गुप्तकालीन हैं। गुप्तकालीन, क्लियर, याद आ जाना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय, है ना, ये सब बिल्कुल। स्कंदगुप्त, यही तो है स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख, ये सभी गुप्त काल से संबंधित हैं, गुप्तकालीन है। गुप्त काल से प्रश्न दोस्तों मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में जरूर आते हैं। मैं उसका कारण आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, एक बार फिर दोहराऊंगा। कारण ये है कि उज्जैन उस समय पे काफी ज्यादा प्रसिद्धि में था और उज्जैन में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उनके कुछ व्यक्ति रहा करते थे बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसलिए जो है गुप्त से संबंधित प्रश्न या गुप्त काल से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाता है। इसके अलावा जब शकों पर विजय प्राप्त की थी तो क्षेत्र भी इनका मध्य प्रदेश से होकर ही गुजर रहा था। अगर आप लोग देखेंगे तो जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। बस इतना फिलहाल याद रखिए कि गुप्तकालीन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए, जो कि 5वीं से 7वीं शताब्दी की हैं। कब कब की? 5वीं से 7वीं शताब्दी की हैं। विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित हैं। विंध्याचल, बिंद की पहाड़ियों में स्थित है। इनकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड, इनका नाम जरूर याद रखना, डेंजर फील्ड ने की थी। ये गुप्तकालीन है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं। ये गुफाएं रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। कहाँ की? भीमबेटका की। सबसे पुरानी गुफाएं हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब कैसे पुरानी है अभी समझ में आएगा आपको। यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चलिए, इन गुफाओं की खोज विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई। विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई। पुरा पाषाण संस्कृति का यह प्रतिनिधित्व करती हैं। शब्द से ही विदित है, पुरा यानी पुराना, पाषाण यानी पत्थर, संस्कृति यानी एक तरीके से काल। पुरा पाषाण संस्कृति, पुरानी पत्थरों की जो संस्कृति थी या काल था उसका प्रतिनिधित्व करती हैं भीमबेटका की गुफाएं। यानी कि इंदु सिंधु घाटी सभ्यता सबसे और ज्यादा पुरानी, बहुत पहले, जब ना लिपि का ज्ञान था, बोलने का तो ज्ञान था ही नहीं आदमी को, और पत्थरों पे अपना पूरा जीवन व्यतीत करता था, तब की हैं ये भीमबेटका की गुफाएं। क्लियर, चलिए, चित्र अभी तक मिटे नहीं है, सोचिए कैसे बनाते रहे होंगे वो लोग।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में इन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था। बहुत देर बाद किया, इन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए राष्ट्रीय महत्व का घोषित। चलिए आगे चलते हैं। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाओं से अब भी शायद 16 में या 17 में ये प्रश्न आ चुका है कि वराह का अवतार या वराह से संबंधित जो मूर्ति है वह उदयगिरी की कौन सी गुफा नंबर में है। क्लियर। चलिए, या फिर वराह की मूर्ति किन गुफाओं से संबंधित है, तो उदयगिरी की गुफाओं से है। ये जो गुफाएं हैं दोस्तों विदिशा में स्थित हैं। विदिशा आप लोगों को मालूम है जो सांची है, सांची से ही पास में है। वराह मिहिर की गुप्तकालीन विशाल प्रतिमा चौथी और पांचवी शताब्दी की है। कब कब की है? चौथी और पांचवी शताब्दी की है। गुफाओं की संख्या की बात की जाए तो 20 गुफाएं हैं। संख्या की बात की जाए तो 20 गुफाएं हैं। और ये जो 20 गुफाएं हैं दोस्तों, ये जैन धर्म का ही अधिकतम प्रतिनिधित्व करती हैं। ये देखिए नीचे लिखा है अधिकतम गुफाएं जैन धर्म से ही संबंधित हैं। जबकि पांचवी जो गुफा है, पांचवें नंबर की गुफा, इसी से आता है प्रश्न में, वराह अवतार विष्णु से संबंधित है। वराह अवतार का मतलब क्या होता है? वराह अवतार आप लोगों ने देखा हो, वराह को बोलते हैं सुअर। क्या बोलते हैं? सुअर। तो विष्णु जी की एक ऐसी मूर्ति है जिसमें उनका सिर तो सुअर का है और उनका जो पूरा धड़ है वो मनुष्य का है, इसीलिए उसको वराह अवतार कहा गया है। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त वंश की अद्भुत निर्माण कला के उदाहरण हैं। चूंकि ये सब गुप्त वंश के हैं, इसीलिए गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा जाता है। भृतहरि की गुफाएं, ये गुफाएं तो उज्जैन में स्थित हैं। इन गुफाओं में आप लोग गए होंगे, यदि महाकालेश्वर गए होंगे तो यहाँ भी गए होंगे दोस्तों। कहाँ पर स्थित हैं? उज्जैन में स्थित हैं। इनका निर्माण परमार वंश के राजाओं ने 11वीं सदी में करवाया। परमार वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? उपेंद्र राज था। याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आ जाता है प्रश्न, कौन था? उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक माना जाता है। गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 9 है। इनमें से कुछ खंडित हो चुकी हैं। इन पर सरकार का ध्यान बहुत बाद में गया था दोस्तों। इन गुफाओं में काफी असामाजिक गतिविधियां होने लगी थी, बाद में फिर उन लोगों ने ध्यान दिया। तो ये 9 हैं जिनमें से कुछ खंडित हो गई हैं। भृतहरि की गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भृतहरि की स्मृति में करवाया गया। ये इस तरीके से है भृतहरि, यहां से इसको हटा दीजिए, जैसा ऊपर लिखा है उसी तरीके का है ना। भृतहरि की गुफाएं उज्जैन से लगभग 12 किलोमीटर दूर कलियादेह महल के पास स्थित है। ये कलियादेह जरूर आता है दोस्तों, या तो कालियादेह या कलियादेह, कहीं कहीं ये छोटी भी मात्रा लगी होती है। कलियादेह, कलियादेह। मैं इन शब्दों को इसीलिए लिख देता हूं दोस्तों ताकि इन शब्दों को आप भूलें नहीं, क्योंकि शब्द आ जाए तो आपको तुरंत याद आ जाए। उज्जैन, कलियादेह, महाकालेश्वर, अरे यार ये तो मिल रहे हैं आपस में, तो आप क्लिक कर जाए और सही लगा दें, है ना। इन गुफाओं का चित्र रंगीन है, जो कि उज्जैन नगर की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। शंकराचार्य की गुफाएं, ये कहाँ है? ओंकारेश्वर जिला खंडवा, ओंकारेश्वर जिला खंडवा पूर्वी निमाड़ में स्थित है। क्लियर। यहां पर शंकराचार्य जी ने शिव आराधना की है। आदि शंकराचार्य को आप जानते हैं, अद्वैत दर्शन से संबंधित हैं। अद्वैत का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, यानी दो होने के बाद भी एक है, उसी को कहते हैं आ यानी नहीं, द्वैत यानी दो। दो दिखते तो हैं पर है वो एक ही। चलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे, इतना याद रखें। शंकराचार्य वही हैं जिन्होंने अद्वैत दर्शन चलाया है, और जिन्हीं के पगडंडियों पर एक तरीके से देखा जाए तो विवेकानंद हो गए, या भारत के जितने भी महान व्यक्ति हैं अगर अद्वैत से संबंधित हैं तो शंकराचार्य से वो संबंधित जरूर होते हैं। चलिए, यहां पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एकमात्र यंत्र के द्वारा, सुनिएगा, धातु इकट्ठा कर, यानी जो छोटी छोटी धातुएं हैं उनको इकट्ठा कर शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है, यानी कि आ गया होगा, कुछ काम में लेट वेट हो रहा होगा, फिर करेंगे। अब ये तो ऊंचे लोगों का काम है, लेकिन अभी ये प्रस्तावित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर पर, अरे आप लोग उसको समझ नहीं पाए शायद, प्रस्तावित है इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है सर, जो गुजरात में बनी हुई है, आप लोगों ने देखा नहीं है, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है गुजरात वाले पोर्शन में, वो भी लोहे को इकट्ठा कर करके, अलग अलग धातुओं को इकट्ठा करके बनाई गई है। उसी तरीके से शंकराचार्य जी की भी विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर पर आदि शंकराचार्य की 108 फुट की प्रतिमा, 108 फुट, 108 नंबर तो आप जानते ही हैं, चाहे माला जपना हो चाहे भगवान का नाम लेना हो तो 108 बार अपन करते हैं, तो 108 फुट की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आदि शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक सहित 50 से ज्यादा स्थितियों और ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने बहुत ग्रंथों की रचना की है दोस्तों। नर्मदा अष्टक क्या है? नर्मदा अष्टक का मतलब है नर्मदा जी की स्तुति। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, आपने देखा होगा बजरंग अष्टक, शिव अष्टक, तो ये सब होता है, इनकी स्तुतियां हुआ करती हैं, इनके सम्मान में उनकी तारीफें की जाती हैं, उसी को अष्टक कहते हैं।
मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, यह गुफाएं रायसेन के पड़नी गांव में स्थित हैं। कहाँ है? रायसेन के पड़नी गांव में स्थित हैं, याद रखें। यहाँ की कुछ गुफाएं जैन धर्म से भी संबंधित हैं, कुछ हैं, पूरी नहीं है। इन गुफाओं में दुर्लभ रॉक पेंटिंग्स हैं। रॉक पेंटिंग्स का मतलब चट्टानों पर पेंटिंग की गई है, जो चट्टाने हैं उन पर पेंटिंग की गई है, या तो खोद खोद के की गई होगी, या दूसरी कंडीशन ये होती है जैसी भीमबेटका की गुफाओं में है, वहां पे पहले लेप कर दिया जाता है, चूने पत्थर का एक कोई लेप बनाते हैं, उसको लेप कर दिया जाता है और फिर उसके बाद ऊपर से पेंटिंग की जाती है। क्लियर? चलिए, इनकी खोज 2009 में की गई थी। इन गुफाओं की लंबाई 1 किलोमीटर है, जो कि भीमबेटका गुफाओं से समानता भी रखती हैं। क्लियर? मांडा की गुफाएं, मांडा की गुफाओं को चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो कि सिंगरौली जिले में स्थित है। यह 7 से 8वीं शताब्दी की बुद्धकालीन गुफाएं हैं। क्लियर? सिंगरौली श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि कहलाती है। किनकी? श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि कहलाती है। प्रसिद्ध गुफाओं में विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा और रावण माड़ा शामिल है। ये दरअसल वहां पर छोटी छोटी सी जगहें हैं। क्लियर? जगह का मतलब एक पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, छोटे छोटे से स्थान हैं। अब कैसे हैं यहाँ से समझेंगे आप। इस गुफा के उत्तरी भाग में, समझिएगा, उत्तरी भाग में भगवान राम और सीता जी की शादी हुई थी, इसलिए इसे विवाह माड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, भगवान राम और सीता जी की शादी तो अयोध्या में हुई थी, लेकिन चूंकि वनवास के दौरान शायद कहीं पर ऐसा कोई आया हो जहां पर उन लोगों ने फेरे वगैरह लगाए हों, जैसे पूजा करते ना यज्ञ के समय पे, तो ऐसी कुछ घटना घटी रही होगी, इसीलिए इस गुफा का वहां पे नाम भगवान राम, एक तरीके से देखा जाए तो विवाह माड़ा रख दिया गया। चलिए, आजमगढ़ की गुफाएं, आजमगढ़ की गुफाएं जो कि होशंगाबाद में नर्मदा तट पर स्थित है। कहां पर है? नर्मदा के तट पर स्थित है। आजमगढ़ की गुफाओं में विश्वविख्यात चित्र सेलबस की गुफाएं हैं। किसकी? सेलबस की। इन गुफाओं की खोज 1961 में आरबी जोशी, ये आरबी जोशी हैं, याद रखिएगा, ये यहाँ पर डैश लगा हुआ है, और ये है एमडी खरे, सॉरी यहाँ पर है एमडी खरे ने खोजा। क्लियर? दोनों नाम आते हैं इसीलिए बता दिया। पांडवों की गुफाएं, पचमढ़ी में स्थित पांडवों की गुफाएं, अब भी आए तो भैया कल ही वाली परीक्षाओं में प्रश्न, है ना। कितनी तारीख वाली में? 20 तारीख वाली में, है ना। आज तो 21 है। पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाएं 5 छोटी पहाड़ियों का समूह है। पांडव गुफाओं में एक ऐसा विश्वास है कि अपने निष्कासन के दौरान महाभारत काल के पांडवों ने इन गुफाओं में शरण ली थी। पांडव गुफाओं का आकार छोटा रूप है। कैसा है? छोटा रूप है। सारू मारू की गुफाएं, इनसे प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इनसे प्रश्न 19 तारीख में आया था। सारू मारू की गुफाएं सीहोर जिले में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? सीहोर जिले में। सारू मारू की गुफाएं बुद्धकालीन गुफाएं हैं। कौन सी हैं? बुद्धकालीन गुफाएं हैं। कुछ अन्य गुफाएं और देख लिया जाए। कलिया देव गुफा यह उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो हमने कौन कौन सी देख ली? भृतहरि की गुफाएं जो कि कहाँ है? कलियादेव में है, तो उनको कलियादेव भी कह दिया जाता है। तो कलियादेव आ जाए, भृतहरि आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उज्जैन सीधा लगा देना है। चंद्रशेखर आजाद गुफा, यह टीकमगढ़ में स्थित है। अब आप कहेंगे टीकमगढ़, चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल ये सही बात है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का एक समय ऐसा था जब वो काफी ज्यादा कुख्यात हो गए थे। कुख्यात में इसलिए कहूंगा अंग्रेजों की नज़रों में, बाकी अपने लोगों की नज़रों में तो वो हमेशा विख्यात ही रहे हैं, सुख्यात ही रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों की नज़रों में वो जब वो कुख्यात हो चुके थे, तब उन्होंने अपने जीवन को कहीं ना कहीं जंगलों में या ऐसी जगह पर जहां पर अंग्रेज उनको टच ना कर पाए, तो ऐसी जगह पर अपने आप को स्थित कर लिया था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद की मात्र अकेले 2 फोटो हैं। एक फोटो अकेले जब वो अपने मूछों पर ताव दे रहे हैं, एक फोटो उनकी वो तब की है जब उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। 2 ही फोटो हैं। वो इतना ज़्यादा गुप्त में रहा करते थे, लेकिन खौफ इतना ज़्यादा था अंग्रेजों के मन में कि मत पूछिए। तो इसी तरीके से टीकमगढ़ में जब वो अपना एक तरीके का अज्ञातवास हम कह सकते हैं बिता रहे थे, तो उसी समय पर ये आजाद गुफा, फिर उसका नाम बाद में पड़ गया, तो वहां पर ये रहा करते थे, और उनका नाम था बाल ब्रह्मचारी करके, ऐसा कुछ उनका नाम था। क्लियर? नाम भी वो अपना बदल लिया करते थे। खंडगिरी की गुफाएं कहां पर हैं? तो विदिशा में है। तो विदिशा में हमने क्या क्या देखा? एक खंडगिरी की गुफाएं देख ली और उदयगिरी की गुफाएं देख ली। आजमगढ़ की गुफाएं ये होशंगाबाद में स्थित हैं। पांडवों की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित हैं, जहां पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा। अभी अपन ने चर्चा कर ली। जामवंत की गुफाएं कहां पर है? मुरैना में। माफ करिएगा, ये मुरैना में नहीं है। चलिए, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दूसरी वाली स्लाइड में सही से लिखा हुआ है। जामवंत, ये देखिए, जो जामवंत की गुफाएं सत्य नगरी देवास में है। कहाँ है? देवास में। देवास में एक जगह है सत्यनगरी, वहां पर है। इसको आप लोग काट लीजिए, इसको याद मत करिएगा, है ना। जामवंत की गुफाएं कहां पर हैं? यहां से जामवंत की गुफाएं जो है सत्यनगरी देवास में स्थित है। क्लियर? पहाड़गढ़ की गुफाएं जो है वो मुरैना में है। थोड़ा टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया है, मुरैना में है। क्लियर? लोहानी गुफाएं गुफा का आधार में स्थित है। लोहानी गुफा आधार में स्थित है। क्लियर? खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? विदिशा में स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी गुफाएं हैं वो समाप्त होती हैं। हमने कौन कौन को देखा, गुफाओं को देख लिया और नदियों को देख लिया। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा इसमें समय नहीं है, लेकिन कर लें तो 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही लगभग में रोज क्लासें आएंगी दोस्तों, दिन में 2 से 3, हो सकता है 3 या 4 क्लासें भी आ जाए, छोटी छोटी 10 मिनट की, 15 मिनट की। उनको आप लोग जल्दी जल्दी करते जाएं, क्योंकि जो भी टॉपिक आएगा, नया टॉपिक होगा या हम लोग देख लेंगे कि इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो उस पर क्लास तुरंत बना देंगे। और हाँ, आप लोगों को लगता है कि यार इस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं सर, इस टॉपिक पर क्लास दीजिए, तो उस टॉपिक पर भी हम क्लास बना देंगे। बस बशर्ते उसका हुजूम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लड़के लोग उसकी रिक्वायर करें, तो हम उस क्लास को जरूर बना देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, शाम को 10 बजे, यानी कि रात में 10 बजे बिल्कुल तैयार रहें आज के पेपर का, यानी 21 तारीख के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं या उससे संबंधित हैं, बिल्कुल देखें।